हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HR केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर में स्वागत है। तो मेनली मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो क्लास 12th के स्टूडेंट की मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे कर लूँ। तो बात ये है कि सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको कोई भी आप जब बुक स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की या कोई भी बुक है, तो उससे पहले जब आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपको एक सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, आपके कि सिलेबस में क्या है, जिससे आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो मेरा मानना ऐसा है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की बुक लेने से पहले, ख़रीदने से पहले या पढ़ने से पहले उसका सिलेबस आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या है। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपको किस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, किसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, किसे आप जब टाइम की कमी है तो छोड़ भी किसे सकते हैं, तो आपको ये भी पता रहे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है आपका सिलेबस का पता होना, और दूसरा कि आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या नहीं। दोनों ही चीज़ आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ नेट से मिल जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं कोचिंग वगैरह करते हैं, तो जो कोचिंग में पढ़ना रहता है उन्हें ये पता नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है। अब टीचर्स ने सपोज़ आपके 16 चैप्टर हैं, टाइम कम होने की वजह से आपके टीचर ने आपको लगभग 10 चैप्टर करा दिए, तो आपको पता नहीं कि वो आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं। उन्होंने 10 चैप्टर करा दिया, आपको पता चल गया कि हाँ आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम टाइम आ गया। अब आप तो पहले से ही आपको पता है, एक्स्ट्रा है, ऑर्डिनरी है काम में, कि आप 10 में से भी आप इम्पोर्टेंट छाट के उसे 6 चैप्टर या 8 चैप्टर कर देंगे। तो जो आपके 16 चैप्टर थे आपने उन्हें 8 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया। 8 चैप्टर को आप पढ़ के एग्ज़ाम में जाएंगे, और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने देखे ही नहीं है। तो फिर आपको लगेगा क्या कि सिलेबस जो हमारा सिलेबस है, जो हमने पढ़ के आया है सारा, उसमें से क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसमें गलती आपकी है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है, देखा ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सिलेबस के बारे में पता होना। मेरा मानना है कि जैसे इस कोरोना टाइम की वजह से जो आपका सिलेबस कम हो चुका है, थोड़ा 30%, थोड़ा नहीं काफ़ी है वो, तो उसके बारे में आप सभी को पता होगा। फिर भी मैं आपको एक बार आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आपको एक बार पहले सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि आपका सिलेबस अब कितना बचा है, आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, टाइम की देखते हुए कि कितना टाइम आपका एग्ज़ाम में बाकी है। तो एक बार पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सिलेबस की, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम पहले स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। तो चलिए पहले आपका डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके सिलेबस से ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ये जो अपडेट है, जो रिड्यूस हुआ है आपका पोर्शन सिलेबस से कोविड की वजह से, तो काफ़ी टाइम हो गया है इस इन्फॉर्मेशन का आए हुए, तो मेनली सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं जो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसमें आप जो देख रहे हैं 11th क्लास का सिलेबस है, तो उसका जो राइट साइड में पार्ट है वो रिड्यूस किया गया पोर्शन है आपके सिलेबस से। तो आप इसमें देखेंगे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो चैप्टर था कंप्लीटली हटा दिया गया है। एस और पी ब्लॉक से भी देखें तो काफ़ी पोर्शन हटा दिया गया है। तो 30% की जैसे बात की जा रही है, तो 30% आपके सिलेबस से जो पोर्शन था आपका सिलेबस का वो डिलीट कर दिया गया है। और कुछ पोर्शन आपकी जो बात करें प्रैक्टिकल से भी हटा दिया गया है। तो आप इस PDF को देख सकते हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं नेट से और देख सकते हैं कि आपका कितना पोर्शन हटा दिया गया है। मेनली जो हम बात कर रहे हैं वो 12th क्लास के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 12th क्लास के सिलेबस की बात दिखा देता हूँ। 12th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो हमारी रिसेंटली ऐड हुई थी यूनिट सॉलिड स्टेट, उससे भी काफ़ी पोर्शन हटा दिया गया है। जैसे कि NP टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में थी, बैंड थ्योरी वगैरह हटा दिया गया है पोर्शन। सॉल्यूशंस की बात करें हम तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास और बॉन्ड फैक्टर यहाँ से हटाया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखें तो सेल वाला पोर्शन कंप्लीटली हटा दिया गया है। केमिकल काइनेटिक्स से मैथमेटिकल जो डेरिवेशंस थे, इसमें कोलिजन थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पोर्शन हटाया गया है। सरफेस केमिस्ट्री से भी काफ़ी पोर्शन हमारा हटा दिया गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स जो थी यूनिट कंप्लीटली हटा दी है। ये थोड़ा लेंथी यूनिट थी और स्कोरिंग थी, क्योंकि मैक्सिमम जो था इसमें वो थ्योरेटिकल पोर्शन था। पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से भी काफ़ी कंपाउंड्स हटा दिए गए हैं। डी और एफ ब्लॉक से भी करें तो यहाँ से भी कुछ कंपाउंड्स हटाए गए हैं। इन दोनों ही यूनिट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे हैं जो अभी क्लियरली हम नहीं कह सकते कि इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ेंगे तब इसका डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी कुछ हटाया गया है। ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा पोर्शन नहीं हटा है, लेकिन काफ़ी कुछ हटाया गया है। बात करें हमारे जो लास्ट की 2 यूनिट है पॉलीमर, जो पॉलीमर यूनिट छोटी थी लेकिन कंप्लीट हटा दी गई है। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ भी चैप्टर थोड़ा लेंथी था, बायोलॉजिकल टर्म्स इसमें ज़्यादा थे तो थोड़ा रटने वाला था, वो भी कम्प्लीटली हटा दिया गया है।
आपके सिलेबस से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो पैटर्न है पेपर का वो इस बार कैसा रहेगा, और आपके जो यूनिट्स हैं जो जिनसे आपका इस बार पेपर बनेगा तो उसमें कौन सी यूनिट का कितना वेटेज रहेगा टोटल मार्क्स में। तो थ्योरेटिकल जो आपका पार्ट है वो 70 मार्क्स का है, तो आप देखेंगे इसमें कि 23 मार्क्स का जो है वो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री पोर्शन जो 23 मार्क्स का आएगा। पीडीएफ ब्लॉक जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पीडी ब्लॉक में होता है, तो पीडीएफ जो ब्लॉक है आपके वो 19 मार्क्स के आएंगे। ऑर्गेनिक पोर्शन की बात करें तो 28 मार्क्स का आएगा। जो आपका पैटर्न होगा, जो पेपर 70 मार्क्स आएंगे वो किस हिसाब से डिवाइडेड है आपके, तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ इस बार जो आपका डिसाइड हुआ है। बात करते हैं हम सबसे जरूरी पोर्शन की, जो कि आपका पेपर का पैटर्न है, पेपर का डिजाइन है, किस टाइप से रहेगा। तो ये पैटर्न का जो आपका डिजाइन है वो ऐसा रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे आपके 26 जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 11th क्वेश्चन जो होंगे आपके वो डेस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो जो वेटेज रहेगा वो दोनों में ही 35 मार्क्स का रहेगा। 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 35 मार्क्स का आपका डेस्क्रिप्टिव आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, जिसमें आपने देखे कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो 19 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के आएंगे, वो 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो इस हिसाब से 26 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स को कवर करेंगे। और डेस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात करें तो इसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, फिर से 4 जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होंगे, और 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के होंगे। तो इस हिसाब से 11 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 35 मार्क्स को कवर करेंगे। तो 35 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 मार्क्स का आपका डेस्क्रिप्टिव रहेगा, तो कंप्लीटली 70 मार्क्स यहाँ से आपके कवर होंगे। तो सिलेबस काफ़ी कम हो गया है आपका, तो इस बार अच्छा ऑप्शन है, अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाए से केमिस्ट्री को, और भी सब्जेक्ट है आपकी जो फेवरेट है। तो यहाँ से अगर हम देखें केमिस्ट्री से, तो आपको इसे अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम बात जो करेंगे पहले सबसे पहली यूनिट सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, तो आज सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बातें बताता हूँ जो आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में मैटर आप 6 to 10 क्लास के बीच में आपने पढ़ा होगा मैटर क्या होता है। तो मैटर वो थिंग्स है जो आपका स्पेस को ऑक्यूपाइड करे और जिसका कोई अपना मास हो। तो नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना एक मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करे मैटर कहलाता है। तो मैटर को हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स का होता है। इसे हम बोलते थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमने इसके 3 पार्ट पढ़े थे मैटर के, हम किस बेस पे पढ़े थे। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं कि किन किन बेसिस पे हम किसे बोलेंगे सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं सारी, एक दूसरे में सब चेंज हो जाती हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में और सॉलिड गैस में भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर और प्रेशर की डिफरेंट कंडीशंस पे ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो जाती हैं। तो मेनली हम बात करते हैं किन किन सिचुएशंस में या किन किन कंडीशंस पे हम बताएंगे कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ शेप की। तो शेप की अगर बात करूँ तो मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड कोई भी मटेरियल ले सकते हैं हम। जैसे मैं चौक की बात करता हूँ, मेरे जो हाथ में है, तो ये चौक जो है वो सॉलिड है मटेरियल है। तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स है, क्योंकि अगर मैं आपसे किसी से भी पूछूं कि ये क्या है तो आप बता सकते हैं कि ये चौक है। तो इसकी क्योंकि शेप फिक्स है, तो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, सॉलिड जो हमारे मैटर का जो पार्ट है उसकी शेप फिक्स होती है। अगर मैं यही बात करूँ लिक्विड की, तो लिक्विड की जो फेस होती है, जो शेप होती है, वो हमारा फिक्स नहीं होती, क्योंकि लिक्विड आपने देखे होंगे बहुत सारे, जब वाटर की बात करें, आप मिल्क की बात करें, तो उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। गैस की अगर बात करें, आप गैस के अगर पर्सपेक्टिव देखें आप शेप से, तो गैस की भी कोई शेप फिक्स नहीं होती। तो और शेप से देखें हम तो सॉलिड की शेप बस फिक्स होती है, लिक्विड और गैस की शेप जो है फिक्स नहीं होती। वही बात अगर हम वॉल्यूम की करते हैं, तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम तो आप अच्छे से जानते होंगे। वॉल्यूम को हम जैसे पढ़ भी चुके हैं, मैथमेटिक्स में भी जानते हैं हम। लेंथ, विड्थ एंड हाइट को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपको नोन हो तो इसका मतलब आपका उसका वॉल्यूम भी नोन है। तो जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड की जो हमारा वॉल्यूम है वो
फिक्स होता है। तो सॉलिड की अगर बात करें तो शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि आप वाटर लेते हैं, तो आप वाटर किसी भी वेसल में लेते हैं, तो जो जिस वेसल में आप वाटर ले रहे हैं, तो उस जो वेसल की सिचुएशन है, जो उसकी शेप है, उसको ही गेन कर लेता है जो हम लिक्विड ले रहे हैं। तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर आपने 1 लीटर मिल्क लिया है, किसी बर्तन में लेंगे आप, तो बर्तन आप चेंज कर लीजिए, अब जो मिल्क है आपका 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। वेसल आप चेंज कर सकते हैं। वहीं गैस की बात करें तो गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, कोई शेप फिक्स नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कितनी गैस है, आप नहीं बता सकते, उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि फिक्स नहीं है, शेप भी उसकी फिक्स नहीं है। तो अगर बात करें आप शेप की बात और वॉल्यूम की बात, तो आप समझ गए होंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि सॉलिड को इस टाइप से दिखाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड्स को ऐसे दिखाते हैं। लिक्विड में जब दिखाते हैं तो कुछ स्पेस के साथ दिखाते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल या एटम या पार्टिकल जो भी आप दिखा रहे हैं वो कुछ स्पेस के साथ दिखाते हैं। गैस की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा स्पेस दिखा देते हैं, इस टाइप्स का देखा होगा आपने। तो सॉलिड की बात करें तो आप देखेंगे जो इसके जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो सॉलिड की केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी कम होती है कंपैरिजन टू लिक्विड के। और गैस के केस में देखें तो गैस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड में गैस से थोड़ा कम होती है, सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सबसे कम होती है। वहीं बात करें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो फोर्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट जो हमारे एटम्स हैं उन्हें इस प्रकार से वो होल्ड करके रखता है जिससे कि वो अपनी एक फिक्स सिचुएशंस में रहे। वहीं बात करें हम लिक्विड में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है एटम्स के बीच में वो सॉलिड की कंपैरिजन कम होता है, जबकि गैसेस के केस में हम बात करें तो और भी ज़्यादा कम होता है। तो अब जैसे आप देख रहे होंगे, मेरी चीज़ की बात करिए मैंने, जैसे सॉलिड को शो कराया मैंने, ये लिक्विड शो कराया, गैस शो कराया। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो एटम्स हैं, जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसे कंप्रेस करूं, अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करूं, तो अगर सबसे ज़्यादा की बात करूं तो कंप्रेस होने के चांस हैं वो गैसेस में है। जबकि वहीं आप बात करेंगे जब आप सॉलिड की, तो जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो इससे हम कंप्रेस कम कर पाएंगे, उससे हम ज़्यादा करेंगे। तो जो कंप्रेसिबिलिटी पावर की बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा हमारी जो है वो गैसेस में होगी कंपैरिजन टू लिक्विड और सॉलिड के। सॉलिड में हम कंप्रेस करने की जो हमारी टेंडेंसी होती है बहुत कम होती है। जैसे मैं इस बात करूँ, इस चौक की बात करूँ, तो आप इससे देखेंगे कि सॉलिड है और इससे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके पार्टिकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पास हैं। तो बात हमने कर ली है शेप की, वॉल्यूम की, हमने बात कर ली है इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है एटम्स के बीच की, उसकी बात कर ली है, वो सॉलिड में कम होती है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करी है, वो सबसे ज़्यादा हमारी सॉलिड्स में होती है, गैस में सबसे कम होती है। तो हम इस प्रकार हम और भी ज़्यादा काफ़ी जो हमारे फैक्टर्स हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से देखें हम, तो किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे गैसेस के केस में होगी, और जो हमारा सॉलिड है उसके केस में सबसे कम होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो इन जो हमारे फैक्टर्स हैं इनके बेस पे हम सॉलिड, गैस और लिक्विड के बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन जो हमारी यूनिट है, हम बात कर रहे हैं केवल सॉलिड की। तो जैसे आप मैटर, आपने किसी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर्स के 3 हम स्टेट्स को पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब जैसे जैसे केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे तो आप पर्टिकुलर एक गैस पोर्शन को पढ़ेंगे, उसे गैसियस स्टेट बोलते हैं। ऐसे ही आप लिक्विड को पढ़ेंगे तो उसे लिक्विड स्टेट बोलते हैं हम, और ऐसे ही सॉलिड को पढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है, आपके में लिक्विड नहीं है, गैसेस नहीं है, आपके में ओनली सॉलिड है। तो अब जो हम स्टडी करेंगे वो बात करेंगे हम केवल सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट में भी हमने बात कर ली कि सॉलिड हम किसे बोलेंगे, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो बहुत पास हों, जिनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो बहुत कम हो, जिसे हम कंप्रेस ना कर पाएँ, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी शेप फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो,
तो ऐसे जो हमारे स्टेट होगी मैटर की उसे हम सॉलिड बोलेंगे। लेकिन अब हम सॉलिड को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो सॉलिड जब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट की बात करें तो हम गैस और लिक्विड की बात नहीं करेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया था, क्योंकि हम स्टार्टिंग बात कर रहे थे कि हमने अभी तक कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है। तो जब सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड भी हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन और एक होता है हमारा एमोर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब जो हमारा अरेंजमेंट है, जो हमने एटम्स की बात की, जो अभी मैं दिखा रहा था कि सॉलिड में पास होते हैं, दूर जो भी होते हैं, तो ये जो एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये किस टाइप से अरेंज है। अगर इसका अरेंजमेंट एक रेगुलर टाइप से है तो उसे हम क्रिस्टलाइन बोलेंगे, अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो हम उसे एमोर्फस बोलेंगे। इसके लिए मैं भी अच्छे से बताऊंगा क्योंकि हमारी अब सॉलिड स्टेट यहीं से स्टार्ट होती है। तो एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि सॉलिड स्टेट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा क्रिस्टलाइन है, कौन सा हमारा एमोर्फस है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम सॉलिड की कि हमारे सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। सॉलिड्स की बात करूँ मैं तो सॉलिड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन, दूसरे टाइप है उसे बोलते हैं अमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस क्या होते हैं मैं बताता हूँ कि जब हमारा जो अरेंजमेंट है एटम्स का, भी मैं जो बता रहा था अभी, एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है और लॉन्ग रेंज तक है, तब हमारे जो सॉलिड होगा उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। अगर जो हमारा अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है या लॉन्ग टाइम तक नहीं है तो अब हम उसे एमोर्फस बोलेंगे। जैसे कि मैं बात बताता हूँ कि जैसे कोई जो मेरे पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल जो भी बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल रहा हूँ, तो मैंने समझ जैसे ए, फिर बी है, फिर से ए है, फिर से बी है, फिर से ए है। तो आप देख रहे हैं कि उसका अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज है, ए के बाद मतलब बी आएगा, फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, फिर से ए आएगा, तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर अरेंजमेंट इस टाइप का है, रेगुलर है और लॉन्ग रेंज तक है, तब ऐसे हम सॉलिड्स को बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब एमोर्फस को जैसे एटम ए है, फिर से ए आ गया, सपोज बी आ गया, फिर से बी आ गया, फिर से बी आ गया, फिर से बी आ गया, फिर ए आ गया, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज नहीं है, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा सेम अरेंजमेंट। इसमें हम देखते हैं कि अरेंजमेंट हमारा लॉन्ग रेंज है, जैसे ए बी ए बी ए बी इस टाइप से चलेगा। उसमें कुछ नहीं पता कि हमारे 2 बार ए आ जाए, 3 बार बी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, अरेंज होने चाहिए, किसमें, लॉन्ग रेंज में। जबकि हमारे जो एमोर्फस होगा वो लॉन्ग रेंज में जो पार्टिकल होंगे वो अरेंज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि बात करूँ मैं क्वार्ट्ज एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्वार्ट्ज है, NaCl है, डायमंड है, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर मैं बात करूँ एमोर्फस सॉलिड की तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास ग्लास है, रबर है। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे ग्लास, रबर, ये हमारे एमोर्फस के हैं। तो पहली बात तो हम बात कर रहे थे कि अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और लॉन्ग रेंज होना चाहिए। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो हमारा शार्प होता है। एमोर्फस का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट की। ये जो भी कुछ मैं इसका डिफरेंस लिख रहा हूँ ये आपको NCERT की बुक में, आप जो भी बुक पढ़ते हैं आपको मिल जाएगा। NCERT के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अवेलेबल है, नेट पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे खरीदें। तो अगर आपको डिफरेंसेस हर बुक में मिलेंगे तो NCERT में भी देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो पहला मैंने बता दिया कि अरेंजमेंट रेगुलर होना चाहिए क्रिस्टलाइन के लिए। एमोर्फस की बात करेंगे रेगुलर नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसका जो होगा वो शार्प होगा। जबकि हम बात करेंगे अगर एमोर्फस के मेल्टिंग पॉइंट की तो वो रेंज में होगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं NaCl की बात करता हूँ तो NaCl की जब बात करेंगे आप, कैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो अगर आप इसकी बात करेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है तो अप्रोक्सीमेट, जैसे मुझे याद है 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि मैं बात करूँ किसकी, एमोर्फस की, जैसे ग्लास की बात करूँ तो ग्लास के अगर जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आपको रेंज में मिलेगा, जैसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे ये होता है 1400 to 1600 की रेंज में। रेंज का मतलब समझ रहे हैं आप, ये शार्प होगा, ये रेंज में होगा। जैसे मैं बात करूँ कि आप अगर जो NaCl है उसे आप मेल्ट करना चाहते हैं
तो आपको टेम्परेचर बढ़ाते रहना होगा। कब तक बढ़ाना होगा? जब तक वो टेम्परेचर आपका 801 मतलब 801 ना हो जाए। जैसे ये इतना होगा तब आपका जो NaCl है वो मेल्ट हो जाएगा। जबकि बात आप कर रहे हैं किसी अमॉर्फस सॉलिड की, तो आप उसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको एक रेंज नहीं पता, एक एग्जैक्ट नहीं पता है टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट होगा। जैसे कि NaCl का था, तो इधर क्या होगा, जैसे आप ग्लास को मेल्ट करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा, ग्लास तो आपने मेल्ट नहीं किया होगा, लेकिन जो आपको चूड़ी बैंगल होता है उसे आप मेल्ट करेंगे, आप हीट देंगे, तो आप जब करते जाएंगे तो आपको देखेंगे एक साथ वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, एक साथ मेल्ट नहीं होता। पहले क्या वो सॉफ्ट हो जाता है, तो सॉफ्ट जब होता है तो वो एक सिचुएशन आ जाती है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आने वाला होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो आपको मिलेगा 1400 से 1600 तक, तो इस रेंज में वो मेल्ट होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अमॉर्फस का, वो एक रेंज में मिलेगा। इसकी बात करोगे तो इसका आपको शार्प मिलेगा। इसके बाद जैसे हम इसे क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि अगर आएगा तो आपको डिफरेंसेस में आएगा। ऐसा अगर डिफरेंसेस में नहीं आता है तो पर्टिकुलर आप क्रिस्टलाइन आता है तो क्रिस्टलाइन के बारे में लिख सकते हैं, अमॉर्फस आता है अमॉर्फस के बारे में लिख सकते हैं। तो पहला बता दिया मैंने कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा और लॉन्ग रेंज होगा। दूसरा है कि हम मेल्टिंग पॉइंट शार्प होंगे, इधर रेंज में होंगे। एग्जाम्पल बता दिए इसके कि इसका रबर ग्लास। इसकी बात करें तो जैसे NaCl, क्वार्ट्ज और डायमंड, और भी आप लिख सकते हैं। इन्हें ट्रू सॉलिड बोलते हैं, जबकि इधर जो हम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं हम इन्हें। इनकी जो टेंडेंसी होती है अमॉर्फस सॉलिड्स की, ये फ्लो करने की होती है। फ्लो करने की टेंडेंसी मतलब जैसे बताऊँ आपको, आपने अपने घर में विंडोज़ देखी हों जिसमें आपने ग्लास लगवाया है, तो आप देखेंगे जो विंडोज़ में ग्लास लग रहा है वो ऊपर की साइड में कुछ पतला होता है और नीचे की साइड में देखेंगे आप मोटा हो जाता है वो, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। तो ऐसी विंडो देखना आप अपने घर में जिसमें विंडो में ग्लास लग रहा हो और काफ़ी टाइम हो गया हो, तो आप देखना जो ऊपर की साइड है वो पतली हो गई है उसकी जो ग्लासेस था, और नीचे की साइड जो है थोड़ी मोटी हो गई। वो इसलिए क्योंकि उसका फ्लो है, जो टेंडेंसी है उसकी फ्लो वाली टेंडेंसी है। और क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो फ्लो करेगा हमारा लिक्विड है, क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉलिड नहीं होता ग्लास, तो जो टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ, कोई ग्रेविटी नीचे काम करती है तो जो धीरे धीरे उसका जो टेंडेंसी फ्लो वाली है वो नीचे होने लगेगी, और जिससे हमारा जो ग्लास है वो नीचे की तरफ थोड़ा मोटा हो जाता है, ऊपर की साइड थोड़ा पतला हो जाता है। उसके बाद अगर बात करूँ तो इसमें जो नेचर होता है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वो एनाइसोट्रोपिक होता है। एनाइसोट्रोपिक होता है, ये आइसोट्रोपिक होता है। कौन सा? हमारा अमॉर्फस। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब मैं बताऊँ, एनाइसोट्रोपिक जैसे कि इधर में लिख देता हूँ, जिसकी ये हमारा क्रिस्टलाइन, ये A है, ये B है, ये फिर से A है, ये फिर से B, इस टाइप का, ठीक है। अभी धरा हुआ मैं फिर से A, फिर से B, A B, तो आप दिख रहे हैं कि जैसे आपने इसका अरेंजमेंट देखा तो आप बता सकते हैं कि हमारा सॉलिड है वो कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट आप देख रहे हैं रेगुलर है और लॉन्ग टाइम तक है। इसका आप बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो शार्प होगा। इसे जो हम बोलेंगे ट्रू सॉलिड भी बोल सकते हैं। इधर की बात मैं बता ही रहा हूँ कि इसका अपोजिट होगा। बात कर रहा था मैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की, तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट या नेचर जो बोलता हूँ उसका नेचर है वो एनाइसोट्रोपिक नेचर है। तो इसमें जो क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो जो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसमें जो रहता है हमारा डिफरेंट होती है। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसलिए होती है कि जैसे अपने सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर इसे मैं इस साइड से देखता हूँ कि अगर मैं इससे जो ऊपर वाली साइड है उसे नीचे साइड में चलता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि केवल A टाइप के एटम आ रहे हैं। जबकि अगर मैं इस साइड चलूँगा तो मैं देखूँगा A B A B A B। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ता हूँ, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ता हूँ मैं या थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से नीचे की साइड जा रहा हूँ तो केवल एक टाइप के एटम आ रहे हैं, केवल A टाइप के आ रहे हैं। जबकि इस साइड से इस साइड की तरफ चल रहा हूँ तो A B टाइप के आ रहे हैं। सपोज मैं इस टाइप की ऐसा कोई साइड ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से चल रहा हूँ इस साइड, तो आप देख रहे हैं B टाइप के आ रहे हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं आप प्रॉपर्टीज़ की, वो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग है। तो इस वाले जो हमारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं कि एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। और इस टाइप जो होते हैं हमारे अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। तो और भी हम बहुत से ऑप्शन बता दें, जैसे हीट ऑफ एंथैल्पी की बात करें तो जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो
जो एंथैल्पी हमारी वो भी हमारा हीट का फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इसके लिए जो रहेगी वो एक फाइनाइट रहेगी हीट ऑफ एंथैल्पी, जबकि उस साइड की बात करेंगे तो हम वो डेफिनेट या फाइनाइट नहीं होगी। तो और भी हमें काफ़ी जो आप देखेंगे उसमें मतलब जो डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमोरफस में मिल जाएंगे, लेकिन जो मेनली थे मैं बता दिया आपको कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। एग्जाम्पल बता दिए जैसे NaCl क्वार्ट्ज, इन्हें ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, और इनका जो नेचर होता है एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है। तो ये आज वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, इसलिए मैं इसे यहीं तक बताता हूँ। तो हमने जो आज बात की है, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। तो हमने बात की कि हमने मैटर पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, मैटर की 3 स्टेट होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करी, जैसे हमने शेप की बात करी, वॉल्यूम की बात करी, हमने उसकी कंप्रेस करने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो किस में ज़्यादा थी, किस में कम थी, ये बात की। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करी, किस में ज़्यादा किस में कम है, कौन रिजिड है और किसके एटम्स हमारे पास हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कौन हमारा सॉलिड है, कौन हमारा लिक्विड है, कौन हमारा गैसेस है। उसके बाद हम जब केवल हमें सॉलिड पढ़ना है, गैसियस और लिक्विड फेज की बात नहीं करनी है, स्टेट की बात नहीं करनी है, तो हम सॉलिड स्टेट की बात करिए। तो सॉलिड स्टेट में आए तो हम जो सॉलिड था हमारा, वो भी हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, एक एमोरफस और एक हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन। सॉलिड के जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एमोरफस जो हमारा था उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आगे हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो एमोरफस के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो एमोरफस के बारे में हम इतने का भी था कि एमोरफस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो हमारे सॉलिड जो हमने पढ़ रहे थे उसमें भी, सॉलिड में भी हम क्रिस्टलाइन पढ़ रहे थे, तो क्रिस्टलाइन की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि ये इस टाइप्स का होता है। अब जो क्रिस्टलाइन है, अब जो क्रिस्टल है हमारे सॉलिड के, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और इसके समझने के लिए आपका 3D विजुलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा आप 3D विजुलाइज कर सकते हैं, 3D इमेजिनेशन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा आपको सॉलिड स्टेट आने वाला है। तो जो अगला चैप्टर, अगला जो मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो इसके क्रिस्टल हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं, कैसे आपको सीखना है, आपको रटना नहीं है, समझने की कोशिश ज़्यादा करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बात करते हैं हम इससे आगे की।